Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture. Physics chapter will be alternating current. This is the new chapter. आज से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग का केवल एक टॉपिक ऐसा है इसमें जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी इसके बाद का जो 90% चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सिंपल चैप्टर है। आपको काफी मजा आने वाला इस चैप्टर में, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में आप उसको बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट आपका होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर यूज किया। एक गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर क्या एक डिवाइस है जो वैद्युत धारा को मेजर करती है। तो मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर यूज किया। अब मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट किया और यहां पर मैंने कोई सप्लाई दी, यहां से मैंने कोई सप्लाई दिया। सेम कंडीशन में यहां पे गैल्वेनोमीटर पे इंडिकेटर होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। सेम कंडीशन 1, 2, 3, इस तरीके से इंडिकेटर होता है। गैल्वेनोमीटर में आप देखो तो इस तरीके से आपका इंडिकेटर होता है और यहाँ पे रीडिंग बनी होती है। 1 पे आएगा, यानी अगर ये इंडिकेटर अगर आपका 1 पे आता है मतलब करंट कितनी जा रही है? 1 एम्पियर की। 2 पे आ रहा है यानी 2 एम्पियर की करंट जा रही है। इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर अटैच किया, सेम यहाँ भी रीडिंग है आपकी, ये 0, ये 1, ये 2, देन 3, 1, 2, देन 3। यहां भी आपने इसको यहां पर किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। होता क्या है वो समझो। यहां पर आपने इस वाले केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। आपने इस वाले गैल्वेनोमीटर में देखा कि जब आप इसको किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हो तो यहां पर आपने सिचुएशन क्या देखी? यहां पर आपने सिचुएशन देखा कि द गैल्वेनोमीटर का ये जो इंडिकेटर है दैट विल बी डिफ्लेक्ट इन द राइट साइड, दैट विल बी डिफ्लेक्ट इन द राइट साइड, दाईं तरफ जा रहा है। और ये जो इंडिकेटर है ये 2 पे आके रुका हुआ है या तो 3 पे आके ये रुका हुआ है, यानी कि ये इंडिकेटर यहां से कहां पे गया? 3 पर, और 3 पे ही जाकर रुका हुआ है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। यहां से कोई सप्लाई आपने दिया, द इंडिकेटर विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड इट विल स्टे एट द 3 एम्पियर। राइट डायरेक्शन में बेंड होता है, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है और वो 3 एम्पियर पे जाके वो रुका रहता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। गैल्वेनोमीटर में ये इंडिकेटर हुआ, ये पॉइंट है 0। अगर इंडिकेटर आपका राइट साइड में जा रहा है मतलब करंट विल बी फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर इंडिकेटर आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब करंट विल बी फ्लोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सीधी सी बात है। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज यानी करंट कहां जा रही है? राइट डायरेक्शन में। इंडिकेटर लेफ्ट साइड में मतलब करंट कहां जा रही है? लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब मुझे अब एक बात बताओ, अगर ये इंडिकेटर राइट साइड में जाके 2 एम्पियर पर रुका रहता है तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले में यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यानी कि यहां पे जो चार्ज पार्टिकल जो करंट है, करंट किससे जनरेट होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? सिंगल डायरेक्शन। करंट आपका गैल्वेनोमीटर का जो ये इंडिकेटर है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। बस करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, सिंगल डायरेक्शन। और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आपने देखा कि करंट की वैल्यू, ये इंडिकेटर जो है वो 3 एम्पियर पे आके रुका हुआ है। ये इंडिकेटर 3 एम्पियर पे आके रुका हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है? 3 एम्पियर, और ये कांस्टेंट है। क्या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है? नो चेंज। यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक सिचुएशन ये, एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन मैंने यहां पे क्या देखा, मैंने यहां पर कोई पावर सप्लाई कनेक्ट की तो आप देखते हो कि इंडिकेटर विल बी मूविंग इन द राइट साइड। इंडिकेटर आपका 0 से 3 पे जाता है। देन इंडिकेटर विल बी मूविंग इन द लेफ्ट साइड, फिर से इंडिकेटर 0 पे आता है। देन अगेन इंडिकेटर विल बी मूविंग इन द लेफ्ट साइड 0 से 3। देन अगेन द इंडिकेटर विल बी मूविंग इन द राइट साइड 3 to 0। ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन कहां पर है? सबसे पहले 0 पे था, 0 से कहां पे गया? 3 पे।
देन फिर से 3 से कहां पे आया, 0, ये पॉइंट। देन फिर से 0 से कहां पे गया, 3। इस साइड में है तो इसको आप माइनस में लिखोगे, इस साइड में है तो प्लस में, ये मेन पॉइंट होगा तो इसको मैं माइनस में लिखता हूं। देन फिर से 3 से कहां पे आया, ये देखो गैलोमीटर का जो इंडिकेटर है वो डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है आपका, 0 से 3, 3 से 0, 0 से -3, -3 से 0। यानी ये बताओ, ये इसका मोशन गैलोमीटर, ये जो इंडिकेटर है ये इस तरीके से आपका मूव कर रहा है। पहले ये 0 से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉइंट 3 है, फिर मैक्सिमम से धीरे 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 फिर से 0 हो जाता है, फिर ये मैक्सिमम जाता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर से ये धीरे 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 फिर से अपने आप को क्या कर लेता है, 0 कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिकेटर आपका राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ मतलब करंट विल बी फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपका इंडिकेटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ मतलब द करंट विल बी फ्लोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब मुझे आप एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले करंट 0 से 3 गया, 0 से 3, देन करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, राइट साइड, ये इस डायरेक्शन में करंट गया, करंट की वैल्यू 0 to 3, देन अगेन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन देखो रिवर्स हो रही है, ये 0 पॉइंट है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले 0 से 3 इंक्रीज हुआ, राइट डायरेक्शन, ये 0 है, ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन, तो पहले करंट कौन सी डायरेक्शन में थी, राइट डायरेक्शन में, 0 से 3। अब ये जो करंट आपकी 0 से 3 गई है, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर फिर से कहां पे आ गई, 0 पे आ गई, यानी कि ये जो करंट है ये ये डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है, कम होके कहां से कहां चला गया, 3 to 0, 3 to 0। फिर करंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो करंट इंक्रीज हो रही है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस साइड में, यानी कि करंट आपका इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 0 to 3, 0 to 3, देन अगेन द करंट विल बी डिक्रीज फ्रॉम 3 to 0, सेम डायरेक्शन। फिर से ये जो करंट है वो डिक्रीज होके कितना हो गया, 3 to 0। ये सिचुएशन इस वाले डायग्राम की है। मुझे अभी बताओ इस वाले डायग्राम में क्या करंट कांस्टेंट है, क्या करंट कांस्टेंट नहीं है। आप देख रहे हो कि करंट विल बी इंक्रीज in the right side, then decrease until it's 0, then also increase in the left side, then again decrease until it's 0। करंट आपका मैक्सिमम टू मिनिमम आपका मूव कर रहा है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 3, मिनिमम कितना है, -3, यानी करंट की वैल्यू 3 से -3 तक चेंज हो रही है, वेरिएबल है। मींस यहां पर इस वाले डायग्राम में जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर रही है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, करंट आपका लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहां पे क्या था, करंट विल बी कांस्टेंट, करंट की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही थी। तो ऐसे अब मुझे आप ये बताओ, अगर यहां पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो करंट चेंज क्यों होगा, पहले थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा थिंक करो। यहां पर करंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिकेटर राइट साइड में है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, आपका सिंगल डायरेक्शन बस। यहां पे क्या है, इंडिकेटर राइट साइड में गया, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंडिकेटर राइट साइड में गया मतलब कि चार्ज पार्टिकल कहां पे जा रहे होंगे, राइट साइड। इंडिकेटर लेफ्ट साइड में आया मतलब कि चार्ज पार्टिकल फिर से कहां पे आ रहे होंगे, लेफ्ट साइड। फिर से इंडिकेटर आपका लेफ्ट साइड में आता है, फिर से चार्ज पार्टिकल कहां पे आ रहा होगा, इस साइड। फिर आपका जो इंडिकेटर है वो 0 पे गया, यानी कि फिर से इंडिकेटर जो चार्ज पार्टिकल कहां पे चला गया, 0 पे। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझो, कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है इस वायर के अंदर, तो पहले इंडिकेटर गया 3 पर, मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल इधर गया होगा, देन 3 से 0, फिर से ये बताओ ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आ गया होगा, फिर से इंडिकेटर आपका 0 से 3, यानी कि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अभी चेंज इधर, देन फिर से 3 से 0, फिर इधर। मुझे अभी बताओ कि ये चार्ज पार्टिकल क्या अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये अपनी पोजीशन पर ही है। ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ये देखो ये वाइब्रेशन इसका है, इस तरीके से ये आपका ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इस टाइप का जो भी मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति।
बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या? पोजीशन विल नॉट बी चेंज, वो जहां पर है वो वहीं पर है। वो क्या कर रहे हैं? केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरीके से वो आपका मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये आपका इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये मोशन में है कि नहीं? दैट विल बी मोशन इन कंडीशन, यानी कि ये मोशन में है आपका। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में गया तो इंडिकेटर राइट साइड, ये फिर से 0 पे हो गया तो इंडिकेटर फिर से 0, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में गया तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड, ये फिर से 0 पे आ गया तो फिर से 0। ये इस तरीके का मोशन यहां पे परफॉर्म हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस वाले वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, हिंदी में आप इसको बोलोगे सरल आवर्त गति, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह सरल आवर्त गति को परफॉर्म कर रहा है। क्लियर बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। जहां पे जैसे आपने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो करंट आपको मिलता है वह करंट आपका वेरिएबल है। दैट करंट विल बी कॉल्ड एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो करंट होती है इसको हम बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिष्ट धारा। यहां पे ये जो करंट है इसको हम बोलेंगे डीसी करंट, और यहां पर ये जो करंट है इसको हम बोलेंगे एसी करंट। ये करंट कौन सी है? एसी करंट। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं अल्टरनेटिंग करंट। इसको हमने बोल दिया कौन सी करंट? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो करंट है ये करंट कौन सी है? दैट करंट इज कॉल्ड डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। आपने चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर में अभी आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा कि यहां पर जो करंट होगा वो चेंज हो रहा है, यहां पर जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये करंट चेंज हो रहा है तो कौन सी करंट होगी? अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेट मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। और यहां पर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है तो ये डायरेक्ट करंट। अब मुझे अभी बताओ, अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो सप्लाई होगी वो भी कौन सी सप्लाई होगी? एसी सप्लाई होगी। ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहां पे सप्लाई कौन सी होगी? डीसी सप्लाई होगी, डीसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि यहां पर एक बैटरी है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, तो दैट विल बी डीसी सप्लाई। इसको हम बोलते हैं डीसी सप्लाई, डीसी वोल्टेज। और यहां पर एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आप एक सर्कल बनाओगे और यहां पर उसके अंदर आप इस तरीके से करोगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एसी वोल्टेज है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये आपका एसी सप्लाई और ये आपका डीसी सप्लाई। तो चैप्टर नंबर 3 में आपने जो भी पढ़ा है वहां पर आपने इस तरीके का नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 में कौन सी करंट की बात कर रहे थे? डीसी करंट की बात कर रहे थे, डीसी सप्लाई की बात कर रहे थे। तो वहां पर आपने हर एक जगह पे इस तरीके से देखा है। ये जो चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब कि जो करंट होगी वो लगातार चेंज होगी। अब करंट अगर लगातार चेंज हो रही है तो सप्लाई आप कौन सी दोगे? एसी सप्लाई दोगे। तो एसी सप्लाई का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का आपका सिंबल आपका होता है। बात समझ में आ गई? एसी सप्लाई मतलब कि ये जो वोल्टेज है ये चेंज हो रहा है, इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो भी एसी करंट होगा, यानी कि उसकी भी वैल्यू क्या होगी? वो भी आपका फ्लक्चुएट आपका कर रहा है। बात समझ में आया? ओके, अभी आगे समझो। आपको एसी और डीसी में डिफरेंस थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पे 2 करंट लिखा, मैंने यहां पे लिखा I इक्वल टू 6 एम्पियर एंड देन I इक्वल टू 6
साइन ओमेगा टी एम्पियर। मुझे अब ये बताओ ये कौन सी करंट, I इजक्वल टू 6 एम्पियर, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। ये आपका किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या यहाँ पर टाइम का फंक्शन है? नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, ये कौन सी करंट है? ये आपकी करंट है, कौन सी करंट? डीसी करंट, दिष्ट धारा, दिष्ट। यहां पर देखो करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। मतलब ये कौन सी करंट है? ये आपकी एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। सिंपल, ये एसी करंट और ये डीसी करंट। चल अब मुझे आप एक बात बताओ, एसी करंट के लिए अब वोल्टेज कैसा होना चाहिए? एसी वोल्टेज। इसके पहले वाला जो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एसी जनरेटर। याद हो अगर आपको तो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था एसी जनरेटर। वहां पे आपने क्या देखा था कि दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, इसके बीच में अगर मैं एक कॉइल को रखता हूं, एक कॉइल है, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ एक मैग्नेट है साउथ, इसके बीच में मैंने एक कॉइल रखा। अब अगर मैंने कॉइल को रोटेट किया, कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा? इस वाले कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को हम बोलते थे अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसके कारण वहां पर एक करंट जनरेट होती थी, उसको हम बोलते थे इंड्यूस करंट या तो अल्टरनेटिंग करंट। अब इस ये बताओ यहाँ पर जो एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हुआ था वो कितना जनरेट हुआ था? वो अगर आपको याद हो तो आपका जनरेट हुआ था E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसके लास्ट लेक्चर में है, इसके लास्ट वाले चैप्टर में है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यानी कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा कॉइल में उसकी वैल्यू कितनी थी? यानी कि जो उसकी वैल्यू थी E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर मैंने बताया था कि अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको 1 कर दो, इसको 1 करोगे तो ये आपका हो जाता है E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। जिसने नहीं देखा है वो एसी जनरेटर वाला टॉपिक आप देख लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तभी आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ आ जाएगा ये मैं कहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला ये। तो इस वाले चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये पता है कि जो वोल्टेज है, हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा होगा, यानी कि उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो अब ऐसा वोल्टेज जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो तो दैट विल बी E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो टाइम के अकॉर्डिंग ईएमएफ चेंज होगा और यहाँ पर ईएमएफ को हम वोल्टेज के रूप में लेके चलेंगे। तो इस वाले चैप्टर में जहां जहां पर वोल्टेज आएगा तो आप क्या लेके चलोगे? E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी इज द ईएमएफ एट टाइम टी। ईएम क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, आपसे मैं थोड़ा सा ग्राफ की बात करता हूं कि इसका ग्राफ बना, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट 0 एम्पियर 1 एम्पियर 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में करंट कितना है? जब टाइम 0 है तो करंट 6 एम्पियर। ये बताओ ये करंट क्या चेंज हो रही है? क्या जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है करंट विल बी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा करंट आपकी कांस्टेंट, यानी ग्राफ कैसा आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन, कोई भी चेंजेस नहीं। यहां पे जो करंट है वो क्या होगा? यहां पे जो करंट होगी वो कैसी होगी? ये बताओ। यहां पे जो करंट होगी वो कैसी होगी? करंट ये बताओ यहां पे जो वोल्टेज है वो इस तरीके का है। वोल्टेज किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। वोल्टेज किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। यानी कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, साइन के अकॉर्डिंग। तो करंट भी क्या होगा? करंट भी साइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो साइन का फंक्शन होता है वो आपका इस तरीके से होता है। वो मैंने आपको बताया भी था, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू, ये टाइम और ये करंट, जैसे जैसे टाइम बीत रहा करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पे करंट कैसा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट को मैं IM लिखता हूं, IM प्लस में, और यहां पर करंट कितनी है? -IM। देखो पहले करंट 0, फिर करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, 0 हुआ, फिर करंट इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम हुआ, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, 0 हुआ। ये एक कंप्लीट साइकिल। इंडिकेटर राइट साइड मैक्सिमम, देन डिक्रीज टू 0, डिक्रीज होके 0, फिर लेफ्ट साइड मैक्सिमम, देन अगेन डिक्रीज टू 0, देन अगेन डिक्रीज टू 0।
बात समझ में आ गई? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट में आगे का आपको कराता हूं। चल इस वाले चैप्टर में वोल्टेज कितना, E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, या तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये इस तरीके से आप लेकर आप चलोगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर फटाफट एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में मैं आपसे पूछता हूँ कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी, करंट की एवरेज वैल्यू कितनी। जैसे वोल्टेज का फॉर्मूला कितना था, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ई की जगह मैंने वी लिख दिया, उससे कंफ्यूज मत होना। इस चैप्टर में कहीं भी वोल्टेज आपको दिखेगा तो E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, या तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, सीधी सी बात। V क्या है, वोल्टेज एट द टाइम t, VM क्या है, VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज। क्लियर है? पूरी इक्वेशन को मैंने R से डिवाइड किया, ये बता दोनों साइड में मैंने R से डिवाइड किया, तो ये आपका हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा VM अपॉन R, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये तो V अपॉन R क्या होता है, I। Vm अपॉन आर ये मैक्सिमम वोल्टेज है, तो मैक्सिमम करंट Im देन साइन ओमेगा टी, ये करंट आया। करंट देखो, वोल्टेज आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था बताओ, ये था वोल्टेज आपका चेंज हो रहा था साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। देखो करंट भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग, सीधी सी बात है। अब ये आपका करंट है एट द टाइम टी, और ये Im क्या है, आपका महत्तम धारा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी करंट होगी, एक कंप्लीट साइकिल में कितनी करंट होगी, वन कंप्लीट साइकिल। पहले आप ग्राफ से बताओ, बाई ग्राफ के द्वारा बताओ एक कंप्लीट साइकिल में कितनी करंट। तो वन कंप्लीट साइकिल, ये बताओ एक कंप्लीट साइकिल में तो यहां पे करंट कैसी है, यहां पे करंट, ये बताओ इसके ऊपर की करंट प्लस में, इसके ऊपर नीचे की करंट माइनस में। ये बताओ तो ये करंट किसमें है, प्लस, ये करंट किसमें है, माइनस। तो एक कंप्लीट साइकिल आपका ये हुआ, तो यहां की करंट प्लस, यहां की करंट माइनस, तो नेट करंट कितनी, 0। मैं आपसे पूछता हूं कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितनी होगी, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पर जो करंट है वो आपका वेरिएबल है, यानी कि करंट आपका वेरिएट कर रहा है, तो एवरेज करंट कैसे निकालोगे आप। मैंने आपको पूछा एवरेज करंट बताओ, औसत धारा कितनी होगी। आपको ये पता है कि करंट आपका 0 से लेके Im तक बढ़ता है, फिर Im माइनस तक बढ़ता है, यानी करंट आपका ये माइनस Im से लेके प्लस Im तक वेरी कर रहा है। तो एवरेज करंट कैसे निकालोगे आप। तो ग्राफ से तो देख के आपने डायरेक्ट बोल दिया है कि एवरेज करंट विल बी 0। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस है, फिर 0 है, माइनस है, यानी कि प्लस माइनस देन दैट विल बी इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कैसे करोगे, एवरेज करंट विल बी 0, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0 बाय द ग्राफ। चलो अब मैं इसका निकालता हूं एवरेज। अब बात समझना, किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना हो, कोई भी फंक्शन हो, पहले आप एक बात समझ लो, कोई भी फंक्शन हो अगर मुझे उसका एवरेज निकालना है, एवरेज, तो आपको क्या करना है वो समझो। मुझे आई का एवरेज निकालना है, आई की एवरेज वैल्यू। सबसे पहले मैंने आई को इस ब्रैकेट में रखा। जैसे आप इस ब्रैकेट में रखोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप आई की कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू, औसत मान। एवरेज वैल्यू औसत मान इज इक्वल टू Im, ये पूरे वैल्यू को मैं इसमें रखता हूं तो Im साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब इसमें से आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो Im तो कांस्टेंट है ना, मैक्सिमम करंट, तो दैट विल बी कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू Im बाहर, कितना बचा, साइन ओमेगा टी। आपको साइन की एवरेज वैल्यू चाहिए, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए, साइन ओमेगा टी वन साइकिल के लिए। तो निकालोगे कैसे, देखो इधर Im, जिसकी भी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, आगे भी आपका काम आएगा, बिल्कुल दिमाग में भर लो। एक साइकिल के लिए मुझे निकालना, ये बताओ तो वन साइकिल के लिए टाइम कितना होता है, तो वन कंप्लीट साइकिल में टोटल टाइम कितना होता है, टी। यहां पे टाइम 0, यहां पे टाइम टी। एक कंप्लीट साइकिल में टोटल टाइम कितना, टी। और आपको एक साइकिल के लिए ही एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे टाइम का फंक्शन है, तो पहले मैंने लिखा 1/t। जितना भी कंप्लीट साइकिल हो, ये टी में कंप्लीट होता है तो 1/t।
इंटीग्रेट इनिशियल 0 फाइनल t, 0 से t, फंक्शन जो भी आपका है साइन ओमेगा t इंटू डी टी। ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है, औसत मान निकालने का तरीका है। बात समझ आ गई? अगर यहां पे थीटा होता, मान लो कि यहां पे मैंने लिखा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है एक साइकिल के लिए। ये तो एक साइकिल में ये एंगल कितना होगा, ये 0, 180, 360, यानी कि एक साइकिल में एंगल कितना 360। तो क्या लिखोगे आप 1/360, 0 to 360 साइन थीटा डी थीटा। ये आपका तरीका होता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। Im 1/t साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, इंटीग्रेट करते समय साइन केवल चेंज कर देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस, तो इंटीग्रेट क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस बाहर आ गया, ये कॉस इनटू यहां पर ये बताओ ये साइन ओमेगा है, यहां पर ओमेगा टी का एक बार और इंडिकेट करते हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहां पर मैंने ओमेगा से डिवाइड कर दिया, सिंपल। साइन जैसे मैंने यहां पे लिखा है साइन 5t का इंटीग्रेट करो, तो साइन का इंटीग्रेट जैसे मैंने ये लिखा सिंपल, अभी आप ऐसे समझो साइन t, तो साइन t का इंटीग्रेट कितना होगा, तो साइन का होता है डिफरेंशिएट कॉस और इंटीग्रेट करते समय साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस कॉस t। ये तो डायरेक्ट हो गया। अब मैंने यहां पे लिखा है कि साइन 5t का इंटीग्रेट करो, तो ये बताओ तो यहां पे ये 5t है ना, तो साइन का इंटीग्रेट माइनस कॉस, और जो भी ये कांस्टेंट रहता है ना उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट पुटअप कर देते हैं कहां से, 0 से t तक। Im ये बताओ ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर, ये भी बाहर, तो माइनस Im अपॉन ओमेगा टी। अब हम लिमिट पुटअप करते हैं। सबसे पहले t की जगह पे अपर लिमिट माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट, तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे अपर लिमिट आएगा तो t माइनस कॉस टी की जगह पे लोअर लिमिट आएगा तो 0, टी की जगह पे 0 आएगा तो ये ओमेगा इंटू 0 0 माइनस Im अपॉन ओमेगा टी। ये तो ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कॉस 0, टी से टी कैंसिल, कॉस 2 पाई कितना 1, कॉस 2 पाई कितना 1 और कॉस 0 कितना 1, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 कितना 0, तो 0 इंटू ये यानी कितना 0। यानी कि जो Im की जो एवरेज वैल्यू है एक साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू कितनी है 0 है। और आपने ग्राफ से भी देखा कि एक साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है 0 है, और आपने मैथमेटिक्स से भी प्रूफ किया कि एवरेज वैल्यू एक साइकिल में कितनी है 0 है। क्लियर बात समझ आ गई? तो ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम आगे हम देखेंगे कि एक साइकिल में पावर कितना होगा, पावर की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद से हम डिफरेंट सर्किट देखेंगे कि रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसमें एसी वोल्टेज लगाता हूं तो क्या होगा, इंडक्टर है, अगर मैं उसमें एसी वोल्टेज लगाता हूं तो क्या होगा, कैपेसिटर है, तो अगर मैं उसमें एसी वोल्टेज लगाता हूं तो क्या होगा, ये सब आप देखोगे। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना, जो आपके घर में जो बोर्ड होता है वो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई। आपकी मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें डीसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डील करेंगे। थैंक यू।